जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो कमेंट सेक्शन में मैं एक टॉपिक देख रहा था, डेमोग्राफी, सेंसस एंड इट्स फीचर। चाहे पटवारी का एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, और भी अपकमिंग एग्जाम्स में जेके एसएसबी के सिलेबस में ये टॉपिक रहता है। अब इस टॉपिक को आप पढ़ते हो बट आपको ये नहीं पता चलता कि बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से डेमोग्राफी, सेंसस एंड फीचर्स को तैयार करेंगे। जो भी जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछता है वो देखेंगे। प्लस दिस इज नॉट जस्ट अ PYQ बेस्ड MCQ सेशन। यहाँ पर मैं डेमोग्राफी और सेंसस का जो भी पोर्शन है वो सारा कवर करवा दूंगा एक ही लेक्चर में। तो इससे बाहर क्वेश्चन फ्रेम होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। बट आई वांट समथिंग फ्रॉम यू, आई वांट योर फुल कंसंट्रेशन प्लस अ पेन एंड अ नोटबुक। तो जो भी मैं एडिशनली बोलूंगा वो साथ साथ आप पेन डाउन करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट करे। देखो, सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन जो है कहता है प्रायर टू सेंसस 2011 के सेंसस के पहले की बात हो रही है। इन विच अमंग द फॉलोइंग सेंसस हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्डेड इन इंडिया। 2011 के सेंसस से पहले ऐसा कौन सा सेंसस था जिसमें इंडिया की सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो रिकॉर्ड की गई थी, हमें ये बताना है। सेंसस ऑफ 1941, 1951, 1961 और 1971। ठीक है, 1941, 51, 61 या 71। देखो, पहले हम सेंसस के रिलेटेड सब देख लेंगे इस क्वेश्चन के बाद, फिर आपके क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे। ऑल्दो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है नियर अबाउट, बट आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, जो सेंसस है, सेंसस होता क्या है? देखो, सेंसस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा किसके रिलेटेड? पॉपुलेशन के रिलेटेड, कोई इकोनॉमी के रिलेटेड, कोई सोशल डेटा, मतलब लोगों का डेटा हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सोशल कंडीशन कैसी है, उसको कंपाइल करते हैं, एनालाइज करते हैं, पॉलिसी बनती है, प्लानिंग होती है, तब सब कुछ होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंसस। सेंसस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछ रहा है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के बता, देखो 1941 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है वो सेक्स रेशियो थी 945। सर पहले ये तो बताओ सेक्स रेशियो क्या होती है? सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। अगर मैं 1000 मेल लेता हूँ, 1000 मेल लेता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग कितनी फीमेल्स हैं किसी कंट्री में, वो उसकी सेक्स रेशियो होती है। ठीक है, तो 1941 के सेंसस के अकॉर्डिंग 945 थी सेक्स रेशियो। 1951 के अकॉर्डिंग थी 946। 1961 के अकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ, 61 के अकॉर्डिंग थी 941। 1971 के अकॉर्डिंग थी 930। तो अब देखो, इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सी है? सेंसस ऑफ 1951। तो सेंसस जो हुआ था 1951 में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पॉपुलेशन हमारी सेक्स रेशियो कितनी थी? 946। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ऑल्दो ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अब कम है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि 2001 में और 2011 में कितना था। 2001 में जो सेक्स रेशियो थी वो 933 थी। ठीक है, और 2011 में जो सेक्स रेशियो थी 943 थी। अब देखो, कुछ जगहों पे जेके एसएसबी गलत भी क्वेश्चन फ्रेम कर देता है, कई बार यहाँ पर 940 भी दे देता है। ठीक है, 940 भी, बट एग्जैक्ट जो नंबर है वो 943 है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। तो 2001 में जो थी वो 931 थी सेक्स रेशो, और 2011 में 943 सेक्स रेशो जो थी वो इंडिया की थी। ठीक है, ये आपने याद रखना। अभी रिसेंट 2011 का ही हुआ है, उसके बाद हर डिकेड में होता है, 10 साल के बाद सेंसस होता है, बट 2021 में होना था, बट कोविड की वजह से डिले होते होते अभी तक वो सेंसस नहीं हुआ है। ठीक है, और ये जो 2011 के सेंसस में 943 सेक्स रेशियो आई थी, इसमें अर्बन एरिया की सेक्स रेशियो ज़्यादा थी 949, और फीमेल जो रूरल एरिया थी उनमें कम थी 929 थी। ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहली बात, आपको सेंसस के बारे में जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले मैं वो सभी पढ़ा देता हूँ ताकि उसके बाद सेंसस के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात, ये सेंसस कंडक्ट कौन करवाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो सेंसस कंडक्ट करवाता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल। कौन सा ऑफिस है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, मोस्पी के अंदर नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। कंफ्यूजन क्रिएट होती है एग्जाम में। ठीक है, सेंसस कंडक्ट करवाने का किसका काम है? होम मिनिस्ट्री का। होम मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा ऑफिस है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। उसका काम होता है क्या? सेंसस को कंडक्ट करवाना। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पहला सेंसस कब हुआ इंडिया में। देखो, ऐसे जो सेंसस की हिस्ट्री है ना, वो बेसिकली सबसे पहला सेंसस वर्ल्ड का बोला जाता है कि यूएसए में हुआ था। सबसे पहला सेंसस वर्ल्ड का कहाँ हुआ था? यूएसए में 1790 के टाइम में। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड में हुआ 1801 में। ठीक है, 1801 में। इंडिया में स्टोरी पता कब स्टार्ट होती है? इंडिया में स्टोरी स्टार्ट होती है बेसिकली 1830 में, ज़्यादातर 1830 की हम बात करते हैं। देखो, 1830 में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1830 में
पहला कंप्लीट सेंसस करवाया जाता है किसी एक इंडियन सिटी का। इंडियन सिटी ढाका, देखो तब ढाका जो आज बांग्लादेश की कैपिटल है, तब वो इंडिया का पार्ट था। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सारा एक ही तो इंडिया का पार्ट था। तो बेसिकली जो ढाका है ना, बांग्लादेश की कैपिटल जो आज ढाका है, वो इंडियन सिटी थी तब। तो उस इंडियन सिटी का पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था 1830 में। ये पॉइंट आपको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन एसएससी वगैरह में पूछा गया है कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है इंडियन सिटी का कब हुआ था, 1830 में हुआ था ढाका में। और किसने करवाया था ये भी पूछता है, हेनरी वॉल्टर ने। किसने करवाया था? हेनरी वॉल्टर ने। ये पॉइंट भी कहीं पर आप ऐड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1872 में, याद रखना 1872 में किसके टाइम में, लॉर्ड, उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो, उसके टाइम में लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1872 में इंडिया में सेंसस होता है। बट ये कंप्लीट सेंसस नहीं था, ठीक है, कंप्लीट सेंसस नहीं था। इसको फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस भी कहते हैं। फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस या इनकम्प्लीट सेंसस जो हुआ वो 1872 में हुआ लॉर्ड मेयो के अंडर, ठीक है। अब आपको पूछेगा, जो एग्जाम में मेन क्वेश्चन पूछता है कि पहला कंप्लीट सेंसस इंडिया का कब होता है, तो पहला कंप्लीट सेंसस 1881 में होता है। 17 फेब 1881 में पहला कंप्लीट सेंसस इंडिया में होता है, जिसको फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला कब हुआ था? 1881 में। ये सेंसस रिपन के टाइम में हुआ था। लॉर्ड कौन था? लॉर्ड रिपन। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन। बट यहां पर पूछता है जब पहला सेंसस हुआ था उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर कौन थे इंडिया के, तो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे इंडिया के, उसका एग्जाम में पूछता है, तो डब्ल्यूसी प्लाउडर। डब्ल्यूसी प्लाउडर, ये नाम अब बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। डब्ल्यूसी प्लाउडर जो है पहले सेंसस कमिश्नर थे इंडिया में। जब कंप्लीट सेंसस हुआ था, कब हुआ था? 1881 में। तब ये सेंसस कमिश्नर थे। किसके अंडर हुआ था? लॉर्ड रिपन के अंडर हुआ था, ठीक है। ये हम हिस्ट्री देख रहे हैं सेंसस की, ये पूछी जाती है एग्जाम्स में। इस बार नहीं आया तो अगली बार क्वेश्चन पूछा जा, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे आगे तो आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। अब एग्जाम में आपको क्या क्या देखो, उसके बाद रिसेंट जो सेंसस है वो हमारे पास 2011 का ही है। इसका दूसरा नाम था सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। क्या नाम था? सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। तो ये याद रखना 2011 सेंसस का नाम था, ठीक है। इस टाइम जब 2011 का सेंसस हुआ था तब जो है बेसिकली पूछता है सेंसस कमिश्नर कौन थे, तब थे सीएम चंद्रमौली। कौन थे? सीएम चंद्रमौली। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे एट प्रेजेंट सेंसस कमिश्नर कौन है इंडिया के, ठीक है। पहले जो है विवेक जोशी थे, बट एट प्रेजेंट आप मुझे बताओगे कौन है सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। आप मुझे वीडियो पॉज करके गूगल सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। अब जो 2011 का सेंसस है ना, उसका मोटो कई बार एग्जाम में पूछ लेता, उसका मोटो था और सेंसस और फ्यूचर। हमारा सेंसस हमारा फ्यूचर, और सेंसस हमारा फ्यूचर, और सेंसस और फ्यूचर, जो बेसिकली क्या था? मोटो था 2011 सेंसस का। अब आपको सेंसस के बारे में सब समझ आ गया। 2011 सेंसस क्या था, इसकी हिस्ट्री, कहाँ से सेंसस की हुई। पहला सेंसस यूएसए में हुआ, देन इंग्लैंड में हुआ, इंडिया में पहले ढाका में हुआ कंप्लीट सेंसस, उसके बाद वॉल्टर ने करवाया। उसके बाद जो है मयो के टाइम में इनकम्प्लीट सेंसस, फिर रिपन के टाइम में कंप्लीट सेंसस हुआ जब डब्ल्यूसी प्लाउडर थे। फिर सारी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। ये जो 2011 का सेंसस में आप पहुंच गए, इसके सारे फैक्ट हम कवर करेंगे। 2011 का सेंसस जो था ना, वो 15वें नंबर का सेंसस है। बट अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद कौन से नंबर का था? 7वें नंबर का था। इंडिपेंडेंस के बाद, मैं 1951 की बात कर रहे हैं, 1947 का वही 51 वाला सेंसस हुआ था। अगर मैं इंडिपेंडेंस के बाद की बात करूं तो 7th सेंसस है। बट अगर मैं कंप्लीट 1881 से बात करूं तो 15th नंबर का सेंसस था, सेंसस 2011 वाला, ठीक है। अब इस सेंसस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछता है आज के ही, देखो अभी 5 मिनट इन्वेस्ट कर लो और यहाँ पर, इसके बाद कोई भी पीवाईक्यू छूटेगा नहीं। पहले आप यहाँ पर 5 मिनट अच्छे से इन्वेस्ट करो मेरे साथ, ठीक है। सबसे कुछ फैक्ट्स हैं जो याद करेंगे। सबसे पहली बात, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट कौन सी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस में थी? यूपी में। पहली सिर्फ याद नहीं करनी, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से कंफ्यूजिंग आते। पहली 4-5 तो पता ही हो जाए। यूपी के बाद दूसरे नंबर पे थी महाराष्ट्र। क्या थी? महाराष्ट्र, ठीक है। तीसरे नंबर पे थी बिहार। भाई एरिया भी पूछ लेता है, सबसे ज्यादा एरिया वाइज कौन सी थी, देखना अभी वो क्वेश्चन। सबसे स्मॉलेस्ट आपको गोवा पता है ना, बट ऑप्शन में गोवा ही नहीं था, पता नहीं पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, फिर बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। इसलिए कभी भी कोई चीज पढ़ो तो सिर्फ पहला नाम मत पढ़ो, पहली 3-4 वो सीक्वेंस देख लो। यूपी सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, देन महाराष्ट्र थी, देन बिहार थी, देन वेस्ट बंगाल थी, और देन आंध्र प्रदेश। ये पॉपुलर स्टेट आ जाती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी यूपी में, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर पूछे एग्जाम में सबसे कम पॉपुलेशन किसकी थी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, तो अगर पूछे बेसिकली स्टेट पूछे तो सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम स्टेट की थी, 6 लाख के अराउंड पॉपुलेशन थी सिक्किम स्टेट की। अगर पूछे यूटी में तो सबसे कम किसकी थी? लक्षद्वीप। कौन सी यूटी की थी? लक्षद्वीप। कितनी थी? 64,429, जस्ट 64,429। और यहाँ पर याद रखना 6,07,688 थी, बट इतना नहीं याद रखना, 6 लाख के अराउंड थी सिक्किम की पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011।
सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन सेंसस 2011 से क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है लिटरेसी रेट का। किसका पूछता है? लिटरेसी रेट, मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं, 7 साल से ऊपर हैं और जिनको लिखना और पढ़ना आता है। ठीक है, 7 साल से कम वाले को हम इलिटरेट ही मानते हैं इंडिया में। तो लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट में क्या उस टाइम स्टेटस था? सबसे पहली बात, इंडिया एज अ कंट्री का लिटरेसी रेट कितना था? 74.04%। कितना था? 74.04%। ठीक है, मेल्स का था 82%, मेल्स का 82%। ये सारा मैं 2011 सेंसस का बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेल्स का 82.14 था, बट 82 याद करो, मैं तो राउंड ऑफ करके बताऊंगा। ठीक है, और फीमेल्स का था 65 के अराउंड। फीमेल्स का कितना था? 65 के अराउंड, 65%। तो देखो 65 फीमेल्स का था, 82 मेल्स का था, इसका एवरेज निकाल के 74.04 क्या था? इंडिया का ऑल टुगेदर लिटरेसी रेट था। ठीक है, आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, मतलब सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट कौन सी थी? तो भाई केरला थी। सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट कौन सी थी? केरला। केरला का लिटरेसी रेट कितना था? 93.91%। ठीक है, 94% याद कर लो, केरला का 94%। और सबसे लोएस्ट किसका था? सबसे लोएस्ट बिहार का था। कितना था? बिहार का 64%, 64। एक चीज मैंने नोट करी है बिहार स्टेट की। ठीक है, बिहार स्टेट की एक चीज नोट करी है, ऑल्दो इनका लिटरेसी रेट कम है, बट यार कोई भी पोस्ट देख लो, आईएएस, सीईओ सारे इधर से निकलते हैं। मतलब इधर ये है कि जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपर भी आईआईटीज में देखो यार सब बिहारीज। ठीक है, और जो आजकल देखो यूपीएससी रैंकर्स सब बिहार से ही मैक्सिमम होते हैं, तो टॉप रैंक भी यहाँ से निकल रहे हैं और लिटरेसी रेट भी यहाँ पर कम है, दोनों कंडीशन। तो यहाँ से आपको यहाँ पर जो डेमोग्राफी है वो समझ आ रही होगी कि यहाँ पर रिच और पुअर में काफ़ी डिफरेंसेस भी चलता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। लिटरेसी रेट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको कवर हो गया। उसके बाद एग्जाम में पूछता है सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो मैंने आपको बता दिया, इंडिया का सेक्स रेशो कितना है? 943। देखो 943, 940 में बहुत कंफ्यूजन है, बट जो मैं ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा लेके आया हूँ, जैसे मोस्टली मिनिस्ट्री का या जो सेंसस की अपनी इनके ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है वो 943 बताते हैं, बट कुछ जगह 940 भी है, तो बट 943 में मोस्ट अप्रोप्रिएट मानूंगा। ठीक है, तो बेसिकली जो सेक्स रेशियो है वो 943 था, 2001 में था 933 और इंक्रीज होकर 943 हुआ 2011 में। ठीक है, अब पूछता है हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका था? सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट में? सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो केरला का था। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कहाँ पर थी? केरला में। कितनी? 1084। कितनी? 1084। ठीक है, उसके बाद सबसे अगर यूटी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पुडुचेरी का था। किसका था? पुडुचेरी का 1037। किसकी? बिकॉज पुडुचेरी में जो मेल्स है ना वो ज्यादा बाहर चले जाते हैं, क्या माइग्रेशन वाला कंसेप्ट है वहाँ पे, इसलिए पुडुचेरी में फीमेल्स की जो सेक्स है, यही केस केरला में भी है, केरला के भी बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं। ठीक है, फॉरेन वगैरह। तो हाईएस्ट जो है अगर मैं सेक्स रेशियो की बात करूँ वो केरला में है 1084, और यूटीज की बात करूं तो पुडुचेरी 1037। ठीक है, और सबसे कम की बात करें, ये भी पूछता है लोएस्ट, सबसे लोएस्ट स्टेट कौन सी है जिसमें सेक्स रेशियो है सबसे लोएस्ट है? कौन सी स्टेट का? हरियाणा का। किसका? हरियाणा का। कितना था? 877। जम्मू कश्मीर भी कम नहीं है, जम्मू कश्मीर का 889 है। ठीक है, अगर आपको शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं तो इसका रीजन यही है, सेक्स रेशियो कम है। तो आप क्या करो, आप केरला में जाओ, पुडुचेरी में जाओ और वहां से अपने लिए शादी के लिए लड़कियां ढूंढ के लाओ। ठीक है, तो हरियाणा का लोएस्ट है 877, जम्मू कश्मीर का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यूटी वाइज बात करें, यूटी वाइज सबसे कम है दमन एंड दीव का। किसका कम है? दमन एंड दीव का। कितना है? 618। कितना है? 618। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये एक बार आपको अभी समझ नहीं आएगा, इसको कहीं लिख लो और बार बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो 943 देख लिया कंट्री का सेक्स रेशियो है, लोएस्ट देख लिया हरियाणा का है, हाईएस्ट देख लिया केरला का है, स्टेट्स में बात कर रहा हूँ। यूटीज में सबसे कम दमन एंड दीव का है और सबसे ज्यादा पुडुचेरी का है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब थर्ड आपको जो इंपॉर्टेंट चीज पूछता है वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एक था पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में सबसे आगे यूपी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब आपका स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया के 382, मतलब इंडिया के पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन्स इंडिया में ऑन एन एवरेज रहते हैं। ये इंडिया का क्या है? ये इंडिया का हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब पूछते हैं सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट की है, तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो बिहार स्टेट की। बिहार स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कितनी है? 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 1102 पर्सन रह रहे हैं। ठीक है, और सबसे कम किसकी है? सबसे कम अरुणाचल में है। सबसे कम कहां पर है? अरुणाचल में। स्टेट्स की बात करूं, अरुणाचल में 17 है। ठीक है, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। टेरेन वहां पर ऐसा है, वहां पर माउंटेन एरिया है, तो बेसिकली इस वजह से कम है। और अगर मैं यूटीज की बात करूं, सबसे ज्यादा आपको पता है डेंसिटी कहां पर होगी? दिल्ली में ही होगी, ऑफ कोर्स है ये। तो दिल्ली में कितनी है? दिल्ली में है 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 11,320। देखो दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, इतना बड़ा हब है, तो हर चीज में आ गया, तो वहां पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी?
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, यूटीज में बात करूं तो सबसे कम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, वहां पर 40 पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश लोएस्ट स्टेट में है, अंडमान निकोबार यूटीज में है, बिहार स्टेट्स में है और दिल्ली जो है वो यूटीज में। ओवरऑल सबसे ज़्यादा किस में, दिल्ली में 11,320, और आप इंडिया का भी याद रखोगे 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इतना ही याद रखना। एक दो चीज़ें और बता देता हूँ सेंसस के बारे में। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही थी, केरला की, बेस्ट परफॉर्मेंस पूछ ले, और सबसे वर्स्ट रहा था बिहार, ठीक है। और डिकेड में जो ग्रोथ होती है, आपका ग्रोथ रेट कितना है, तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखी गई थी मेघालय में, ठीक है। मेघालय में हाईएस्ट ग्रोथ हुई थी, तो मेघालय में हाईएस्ट ग्रोथ देखी गई थी, और सबसे कम देखी गई थी नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में लोएस्ट देखी गई। तो ये 2 पॉइंट भी याद कर लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। देखो अगर आपको ये समझ नहीं आया सर एक क्वेश्चन का इतना पढ़ा लिया, इसके बाद जो आगे 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे ना वो निकल जाएंगे। जब ये सेंसस वाले क्वेश्चन आना स्टार्ट होंगे ना, 5-6 क्वेश्चन के बाद मैंने डाले हुए हैं, वो सारे PYQs आपको आप पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 1 सेकंड में ही सारे आंसर लगाता चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको ये कवर करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में सेकंड आपका कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडियाज पॉपुलेशन हैज शोन नेगेटिव ग्रोथ। ऐसा डिकेड होता है एक पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के टाइम को डिकेड कहते हैं। तो कौन से डिकेड में इंडिया की पॉपुलेशन ने नेगेटिव ग्रोथ, मतलब ग्रोथ जो है नेगेटिव में चली गई थी, वो कौन सा है बेसिकली, ये हमें बताना है, ठीक है। 1901 से 11, 1911 से 21, 1921 से 31 या 1931 से 41। देखो अगर आपको इंडिया का पॉपुलेशन ट्रेंड समझना है तो मैं आपको अभी बता दूंगा, बट पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली ऑप्शन बी, 1911 से 21। अगर आपको इतना भी पता होता है ना, ईयर 1921 इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोला जाता है इस ईयर को, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इस ईयर तक पॉपुलेशन कम हो रही थी, 11 से 21 में पॉपुलेशन नेगेटिवली ग्रो करती, इसके बाद पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगी, इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं, ठीक है। सर हम किस तरह से ये सारे याद रखेंगे, किसमें बड़ी किसमें कम हुई, तो मैं अभी आपको इंडिया का पॉपुलेशन ट्रेंड बता देता हूँ, ये याद कर लो, कहीं पर लिख लो, बस यही आपको याद रखें। देखो 1891 से अगर मैं 1921 की बात करूँ, पहला एक, ठीक है, ट्रेंड देखेंगे। फिर 1921 से लेकर 1951 के बीच में देखेंगे क्या हुआ, फिर 1951 से लेकर 1981 के बीच में देखेंगे क्या हुआ, फिर 1981 से लेकर 2011 मतलब एट प्रेजेंट जो है सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, जो 1891 से 1921 तक बोला जाता है कि स्टेगनेंट पॉपुलेशन थी। क्या थी, पॉपुलेशन जो है रुकी हुई थी, स्टेगनेंट थी, मतलब ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी। क्यों, क्योंकि बर्थ रेट भी ज़्यादा था, डेथ रेट भी, डेथ भी बहुत ज़्यादा होती, बर्थ भी ज़्यादा होती, तो स्टेगनेंट ओवरऑल रुकी हुई पॉपुलेशन थी, ठीक है। 1911 से 21 को इसलिए मैंने आपको बताया ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी। 1921 से 51 तक क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगी, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टीडी ग्रोथ, ठीक है। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगी, क्यों, क्योंकि बर्थ रेट जो है बेसिकली वो तो ज़्यादा ही था, बट डेथ रेट कम होना शुरू हो गया, मेडिसिनल ये वो फैसिलिटीज़ आनी शुरू होगी, तो इस पीरियड को बेसिकली धीरे धीरे जो है स्टीडी ग्रोथ जो है होना शुरू होगी। बट जब इंडिया में आज़ादी होती है, इस पीरियड को बोला जाता है पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ या रैपिड ग्रोथ। यहाँ पर ग्रोथ बहुत है, क्यों, क्योंकि बर्थ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा और डेथ रेट बहुत तेज़ी से कम हो रहा था। क्यों, क्योंकि अब इंडिया हमारे अंडर आ गया था, हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया, तो बेसिकली हमारा क्या होने शुरू हो गया, ग्रोथ जो है वो हाई ग्रोथ होने शुरू होगी कंट्री में। अब 1981 से क्या हो गया, हमें समझ आ गया कि भाई डेथ रेट को भी कम करना है, क्योंकि पॉपुलेशन एक लिमिट से ऊपर कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। ऑल्दो इंडिया टॉप रैंक में पॉपुलेशन में पहुंच चुका है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने डेथ रेट को कम करने के साथ साथ हमने बर्थ रेट को भी कम करना स्टार्ट कर दिया। इसी के बाद क्या हुआ कि ये जो पीरियड है बेसिकली इसको पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ भी कहते हैं। मतलब अब ग्रोथ धीरे धीरे नेगेटिव नहीं है बट कम होती जा रही है, डिक्लाइन करें ग्रोथ। मतलब ग्रोथ का मतलब क्या होता है, बेसिकली ग्रोथ पता चलती है बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस से, ठीक है। आपको पता चलता है कितनी कंट्री की ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन के केस में। तो बेसिकली हमने पहले क्या होता है, पहले बर्थ रेट तो बढ़ता ही जा रहा था, डेथ रेट कम होता जा रहा था। इस पीरियड में तो हमने यही करा, तो रैपिडली ग्रोथ हुई। अब हमें समझ आया भाई इतनी पॉपुलेशन को क्या करेंगे, पॉपुलेशन का नुकसान है, तो हमने क्या करा, हमने बेसिकली क्या करा, बर्थ रेट को भी कम करना शुरू कर दिया। इसलिए इस पीरियड को पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ भी कहते हैं, ठीक है। ये चारों समझ आ गए ना अगर, तो आने वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ठीक है। देखो मेरा पढ़ाने का यही तरीका है कि पहले 4-5 क्वेश्चन जो मैं डालता हूँ ना, वो डालता हूँ बिल्कुल कंसेप्चुअल, और उनमें ही सारी हम ना टॉपिक ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि उसके बाद आने वाले क्वेश्चन लास्ट 5 मिनट में ही कवर हो जाएं। तो जब भी ऐसा लगे कि सर 20 क्वेश्चन है, कब लेक्चर खत्म होगा, तो ऐसा मत सोचो, आपको पहले 5-6 क्वेश्चन में फोकस करना है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है इन डेवलपिंग कंट्रीज, अगर मैं डेवलपिंग कंट्रीज की बात करूं तो पॉपुलेशन पायरामिड कैसा होगा। देखो पॉपुलेशन पायरामिड को कुछ नहीं है, पॉपुलेशन पायरामिड को एज जेंडर पायरामिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एज जेंडर पायरामिड। आपने देखा होगा इस तरह का एक पायरामिड होता है, यहाँ पर बेसिकली मेल्स की पॉपुलेशन बताई होती है, ये 0 से 4 साल की कितनी है, 4 से 8, बचपन में देखा होगा 8 से 12 साल की कितनी, ऐसे चलता है। तो इसको बोलते हैं बेसिक पॉपुलेशन पायरामिड। एक तरफ से मेल्स होती हैं, लेफ्ट साइड में मेल होते हैं, राइट साइड में फीमेल्स होते हैं, तो इनका बताया होता है बेसिकली एज के साथ पॉपुलेशन कितनी है। तो ये पायरामिड बेसिकली बताया, जहाँ पर इस पैरामिड देखो जहाँ पर ब्रेथ ज़्यादा है मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जहाँ पर ब्रेथ कम होती जा रही है तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है। अब पूछ रहा है बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनका पॉपुलेशन पायरामिड कैसे होता है। देखो डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हो रहा होगा, डेवलपिंग कंट्रीज में बर्थ रेट ज़्यादा होगा, मतलब नीचे वाला जो एरिया है हमारा ज़्यादा होगा, बर्थ ज़्यादा हो रहे होंगे, ठीक है, और ऊपर जाते जाते पॉपुलेशन कम होती जाएगी। तो बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनका जब हम पायरामिड बनाते हैं ना, वो इस तरह का आता है, मतलब नीचे से वो क्या होता है, नीचे से वो होता है वाइड, मतलब बेस उसका वाइड होता है, और ऊपर जाते जाते टिप उसकी क्या होती जाती है, नैरो होती जाती है। क्यों? क्योंकि देखो ना यार, डेवलपिंग कंट्रीज में बर्थ रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, बर्थ रेट ज़्यादा होता है, तो नीचे ज़्यादा है ना, तो ऊपर डेथ रेट कम होता है, तो बेसिकली ऊपर जाते जाते कम होती जाएगी, पॉपुलेशन कम होती जाती है, तो बर्थ रेट बेसिकली ज़्यादा है, इसलिए हमारा बेस जो है वो वाइड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाइड बेस एंड नैरो टॉप। देखो 3 तरह के पॉपुलेशन पायरामिड्स होते हैं, एक होता है एक्सपैंडिंग, एक होता है एक्सपैंडिंग, एक होता है एक्सपैंडिंग, एक होता है स्टेशनरी, एक होता है स्टेशनरी रुका हुआ, एक होता है कंट्रैक्टिंग जो कंट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। एक्सपैंडिंग में कौन सा आ गया, यही ये जो मैंने बनाया, जैसे इंडिया का हो गया एक्सपैंडिंग, ये डेवलपिंग कंट्रीज का होता है, मतलब बर्थ ज़्यादा है और ऊपर ऊपर कम होती है, मतलब छोटी एज वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है और जैसे जैसे ऊपर चलेंगे पॉपुलेशन कम है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपैंडिंग। स्टेशनरी वाले में पता है क्या होता है, स्टेशनरी वाला ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इस तरह से होता है, मतलब नीचे से ऐसे ऊपर सेम ही जा रहा होता है, ऊपर जाके थोड़ा सा कम हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी, मतलब यहाँ पर बर्थ और डेथ ऑलमोस्ट सेम है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। कंट्रैक्टिंग में पता क्या होता है, कंट्रैक्टिंग आप कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पर कंट्रैक्टिंग पैरामिडांस, मतलब अब बर्थ रेट कम हो गया है उनका, और ऊपर से देखो मतलब बर्थ रेट कम नहीं कहने का मतलब जो छोटी पॉपुलेशन है वो कम हो गई है, मतलब 0 से लेकर 10 एज ग्रुप की पॉपुलेशन कम है बट ऊपर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो जब ऐसा होता है इसको बोलते हैं कंट्रैक्टिंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन सिकुड़ रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। यहाँ पर इस केस में पॉपुलेशन बढ़ रही है, देखो अगर नीचे वाले ग्रुप में लोग ज्यादा हैं तो मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। इस वाले केस में स्टेबिलिटी वाले में, स्टेशनरी वाले में पॉपुलेशन स्टेबल है, जितने जन्म ले रहे हैं उतने मर रहे हैं। बट यहाँ पर कंट्रैक्टिंग में क्या हो रहा है, बर्थ कम हो रहे हैं और डेथ जो है वो ज्यादा हो रही है, मतलब ऊपर वाले एज ग्रुप में ज्यादा पॉपुलेशन है और बर्थ रेट जो है वो कम हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम, बेसिकली इसको हम बोलते हैं कंट्रैक्शन वाला, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी मैं आगे जाके आपको स्टेजेस पढ़ाऊंगा पॉपुलेशन ग्रोथ की, जब मैं डेमोग्राफी पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेशनरी, लेट एक्सपेंडिंग, अर्ली एक्सपेंडिंग क्या है, तो वो सारा हम कवर कर लेंगे, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। विच कंट्री द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की, चाइना है, रशिया है, यूएसए या इंडिया है। पहले तो चाइना थी, आप सबको पता है, बट अब इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आती है, एक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो थी 2023 की, कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड निकालता है। उसने बोला अब सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री कौन सी है, इंडिया है। बट आपको सिर्फ इंडिया याद नहीं रखनी, आपको पहली 5 याद रखनी। इंडिया के बाद अब कौन सी आ गई है, चाइना, चाइना के बाद क्या आ जाती है, यूएसए, यूएसए के बाद आ जाती है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक है। दिस इज क्लियर, इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान, दीज आर द 5 स्टेट जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने पॉपुलेशन के आपको बता दिए। मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो भाई अब डेंसिटी की बात हो रही, पहले पॉपुलेशन की बात थी, तो इनमें से कौन सा नेबर है इंडिया जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। देखो यार, ये आप सबको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश ही ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक सिर्फ फैक्ट याद कर लेना, ये नेबरिंग कंट्री के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो नेबरिंग कंट्री में बांग्लादेश ही है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एट प्रेजेंट विच एज ग्रुप इज इन मेजोरिटी इन इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है। अगर मैं इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं तो कौन सा एज ग्रुप मेजोरिटी में इंडियन पॉपुलेशन में पाया जाता है, कौन सा एज ग्रुप पाया जाता है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, क्या बच्चे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन जो बच्चे मतलब डिपेंड हैं, या ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, या वर्किंग एज पर। देखो यार, इंडिया को बोलते हैं ना, इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये वर्ड आपने सुना होगा बहुत बार, न्यूज़ अगर आप सुनते हो थोड़ी भी, इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडिया इसका फायदा नहीं उठा पा रहा है, मतलब हमारे पास अभी यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, नियर अबाउट 68% हमारी पॉपुलेशन का, 65-68% जो है अभी यंग लोग हैं, मतलब 15 से लेकर
लगा लो 15 से लेकर कोई कंट्री इसको 64 मानती है, कोई कंट्री 15 से लेकर 69 मानती है, तो इस तरह से चलता है। ये जो पॉपुलेशन है ना, दिस पॉपुलेशन इज नोन एज यंग पॉपुलेशन, ठीक है, ये वर्किंग एज ग्रुप है, ये काम करने वाले लोग हैं। इससे ऊपर वाले आ जाते हैं ओल्ड एज में, किस में आ जाते हैं, ओल्ड वाले, और इससे छोटे आ जाते हैं चाइल्ड में। ये डिपेंडेंट है भाई, ये थोड़ी कमा सकते हैं, ये हम पे डिपेंडेंट है, हम वर्किंग पॉपुलेशन है। इसलिए इंडिया को बोलते हैं इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा ही नहीं उठा पाओगे अगर आप फैक्ट्रीज जनरेट, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते, तो इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो ये होता है बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड। इधर से एक कंसेप्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड भी मैंने आपको बता दिया कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है बेसिकली वो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन में कितनी डिपेंडेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल जो ओल्ड एज और चिल्ड्रन है वो बच्चे डिपेंड होते हैं, बूढ़े डिपेंड होते हैं किस पे डिपेंड होते हैं, यंग एज पे। तो वो यंग एज बेसिकली है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। हाँ, ये आपको मुझे बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द डेथ रेट एंड बर्थ रेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, हम आज़ाद हुए थे, तो क्या स्टेटस था बर्थ रेट और डेथ रेट का? यार खुद ही दिमाग लगाओ। जब हम आज़ाद हुए थे तो ऑब्वियस है बर्थ रेट तो अभी भी ज़्यादा है, तो तब कौन सा कम हुआ होगा? बर्थ रेट तो तब भी ज़्यादा था, बट तब डेथ रेट क्या था? क्या डेथ रेट कम था? नहीं। मतलब ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा ही है और कुछ नहीं करा, हमारी तबाही ही करी है और कुछ नहीं करा, इंप्रूवमेंट कुछ नहीं करी, तब डेथ रेट भी ज़्यादा था, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम में आपको पता है कितनी एपिडेमिक्स, प्लेग्स आती है, कुछ नहीं करते थे इलाज करने के लिए, तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा था। उसके बाद हमने क्या किया, 1951 के बाद देखो, तभी तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1951 और 81 के टाइम में हमने डेथ रेट को कम करा, तभी तो जाकर हमारी जो है बेसिकली हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट है। अगर आपको वही जो मैंने आपको पहले ही ट्रेंड समझा दिया, अगर वो उसको भी दिमाग में रखते हैं ना, तभी ये क्वेश्चन निकल रहा था। मैंने आपको बोला था कि 1921 से लेकर 51 तक स्टीडी ग्रोथ है। स्टीडी ग्रोथ तभी होती है अगर बर्थ रेट भी हाई होगा, डेथ रेट भी हाई होगा, तो स्टीडी ग्रोथ है। उसके बाद 1951 के बाद हमने क्या देखा कि बेसिकली डेथ रेट कम हुआ, तो आज़ादी के बाद डेथ रेट कम हुआ। ये आज़ादी के टाइम पे पूछा तो डेथ रेट भी ज़्यादा था, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट था, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, बेसिकली ये हमने बता दिया इंडिया का। बट अगर ओवरऑल आप बताओ ना वर्ल्ड में, देखो वर्ल्ड में बेसिकली क्या होता है, वर्ल्ड में हम डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? देखो हमने डिफरेंट स्टेजेस बनाई हुई हैं। एक होती है हाई स्टेशनरी स्टेज, ये स्टेजेस याद कर लो यार, मे भी कई बार एग्जाम में पूछ ले। एक होती है हाई स्टेशनरी स्टेज, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक होती है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, मैं बताऊंगा कौन सी, ये एग्जाम में पूछता है कि इंडिया जो है वो कौन सी स्टेज में है, इंडिया अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में है, ठीक है। एक होती है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, कौन सी, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। एक होती है लो स्टेशनरी स्टेज, एक होती है लो स्टेशनरी स्टेज, वर्ड बोल रहा हूँ लिखते चलो। एक होती है डिक्लाइनिंग स्टेज, एक कौन सी होती है, डिक्लाइनिंग स्टेज। देखो एक होगी हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी और डिक्लाइनिंग, ठीक है। अब देखो बेसिकली जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बर्थ रेट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेथ रेट, आपको समझ आ रहा है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कौन कौन सी कंट्री है। देखो अगर बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, अगर बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, उसको मैं बोलूँगा हाई स्टेशनरी। देखो यार ध्यान से सुनो, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। अगर बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, तो उनका डिफरेंस तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब कोई ग्रोथ थोड़ी हो रही है, इसका मतलब ग्रोथ नहीं, ग्रोथ होता है बर्थ रेट और डेथ रेट में डिफरेंस। यहाँ पर बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, देखो यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब स्टेबल सी पॉपुलेशन है, बट मतलब खतरनाक पॉपुलेशन। जहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, वो अच्छी पॉपुलेशन नहीं होता, इसको बोलते हैं हाई स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। एट प्रेजेंट बोला जाता है कि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो इस स्टेट में है, कोई रिमोट ग्रुप एरिया ही हो सकता है, बट ऐसे कंट्री नहीं मानी जाती है। अर्ली एक्सपेंडिंग एरिया स्टेट कौन सी होती है? अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होता है, देखो यहाँ पर बर्थ रेट हाई है, बर्थ रेट हाई ही है, बट डेथ रेट बहुत कम हो गया। तो अगर ऐसी कोई स्टेज में है, डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट बढ़ता ही जा रहा है, उसको हम बोलेंगे अर्ली एक्सपेंडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इजिप्ट हो गया, जैसे कीनिया हो गया, इंडिया हो गया, ये सारी कंट्री मानी जाती हैं अर्ली एक्सपेंडिंग में, तो इंडिया अर्ली एक्सपेंडिंग में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में हमारा क्या होता है, हमारा जो बर्थ रेट अब कम होना शुरू हो जाता है, फॉलिंग, ठीक है। इंडिया मतलब इधर से इधर स्विच कर रहा है, तो बेसिकली लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है, फॉलिंग, बर्थ रेट जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। और डेथ रेट तो आपको पता है, डेथ रेट तो ऑलरेडी जो है बेसिकली डेथ रेट तो ऑलरेडी कम चल रहा है, तो वो भी स्लो डाउन हो रहा है। तो ये दोनों ही जब हो, दैट इज नोन एज लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, ठीक है। दिस इज क्लियर। उसके बाद आ गया लो स्टेशनरी स्टेज। लो स्टेशनरी स्टेज में मतलब दोनों लो हैं, ठीक है, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, इसको बोलते हैं लो स्टेशनरी स्टेज। ये भी स्टेशनरी है, देखो जैसे ये हाई स्टेशनरी था, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे। लो स्टेशनरी में बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है। इसमें कैसे आ जाते हैं, जैसे यूएसए हो गया, जैसे जापान हो गया, जैसे फ्रांस हो गया, यूके, ये जो हमारी वेस्टर्न कंट्री, ये सारी मान लेते हैं हम किस में है, लो स्टेशनरी स्टेज, मतलब इनमें बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, दोनों कम है। एक है डिक्लाइनिंग, मतलब जहां पर बर्थ रेट बहुत कम हो गया और डेथ रेट भी कम है।
फॉर एग्जाम्पल डेथ 50 हो रही है और बर्थ 20 हो रहे हैं, इसका मतलब इनकी पॉपुलेशन तो श्रिंक कर जाएगी। तो हाँ बिल्कुल, अभी कंट्रीज इस स्टेज में आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी इसी स्टेज में है, इसकी पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है। तो ये कौन सी स्टेज आ जाती है? डिक्लाइनिंग स्टेज। तो पांचों मैंने आपको स्टेजेस बता दी, एग्जाम्पल भी बताई दी। हाई स्टेशनरी मतलब बर्थ रेट डेथ रेट दोनों बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अर्ली एक्सपेंडिंग में हमारा बर्थ रेट तो ज़्यादा है बट डेथ रेट कम हो रहा है, ठीक है, डेथ रेट डिक्लाइनिंग है, जैसे इंडिया वगैरह आ गया। उसके बाद जो ब्राज़ील है ना, वो लेट एक्सपेंडिंग में आता है, मतलब उनका बर्थ रेट कम हो रहा है, गिर रहा है, और डेथ रेट तो ऑब्वियस है कम हो रहा है। फिर लो एक्सपेंडिंग में क्या होता है, लो स्टेशनरी स्टेट में क्या होता है, दोनों बर्थ रेट डेथ रेट दोनों कम है, तो ये यूएसए वगैरह आ गए। और लास्ट हमारी जो डिक्लाइनिंग स्टेट है वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो है बर्थ रेट तो कम हो गया बट डेथ रेट उससे भी ज़्यादा कम हो गया। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। देखो क्वेश्चन सिंपल था बट जरूरी नहीं है ना हर बार सिंपल ही पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, तो वो हम कवर कर लें। अब देखो क्वेश्चन कैसे उड़ाएंगे। अब हमने मेन चीज़ें कवर कर ली हैं, बट डेमोग्राफी की कोई डेफिनेशन देखनी है, बाकी सब कवर कर लिया। 2011 सेंसस के मुताबिक विच ऑफ द यूटी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कौन सी यूटी की थी? बोलो भाई बोलो। पुडुचेरी की थी, पुडुचेरी की बताया था। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किसकी थी? पुडुचेरी की। कितनी थी? 1038। तो ये याद कर लो, आप भूलना नहीं है, ये सारे PYQs हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह में टेम्परेरी परमानेंट जाना, दैट इज नोन एज माइग्रेशन। अब दो तरह के माइग्रेशन फैक्टर होते हैं, एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। यार पुश का मतलब होता है, एक तो मुझे जब हम डोर ओपन करते हैं ना, आपके साथ भी हुआ होगा, एक पुश पुल लिखा होता है, कभी समझ नहीं आता यार पुश करना है पुल करना है, ऐसे सबको पता है पुल मतलब खींचना, पुश करना, धकेलना, बट वो कंफ्यूजन हो जाती है, वो कंफ्यूजन दूर करता हूँ। पुश मतलब धकेलना, धक्के लगाओ, धक्के लगाओ, मतलब ऐसा कौन सा यहाँ पर फैक्टर है जो आपको धक्का लगा रहा है कि बेसिकली यहाँ से माइग्रेट करो, उसको बोलते हैं पुश फैक्टर। और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल अवेकनिंग क्लास से आपको अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पर आगे पढ़ो क्योंकि कंटेंट है अच्छा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेज होगी अपनी, चलो जोक्स अपार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पुश और पुल फैक्टर, देखो पुश है आपको जो धक्के मार के निकाल रहा है ना अगर माइग्रेशन करने के लिए, तो दैट इज नोन एज पुश फैक्टर, जो आपको खींच है पुल। यार आपको जम्मू सिटी या श्रीनगर सिटी क्यों अट्रैक्ट करेगी? अगर अट्रैक्ट करेगी तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, ये वो आज तो ऑनलाइन आ गया, आप घर बैठे भी पढ़ सकते हो। तो बेसिकली ये होता है पुश फैक्टर, मतलब पुल फैक्टर, सॉरी पुल फैक्टर, जो आपको खींच रहे हैं। तो कौन सी चीज़ें खींच रही हैं? जैसे सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, मतलब आपको लाइफ की सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल किसी एक जगह में है जहाँ पर टेररिस्ट अटैक होता है या कहीं पर वॉर चल रही है, तो आप वहाँ पर खुद को सेफ फील नहीं करते, आप उस जगह में जाओगे जहाँ पर सेफ होगा। देन और कौन सी चीज़ है बेसिकली जो आपको पुल करती है? देखो अनएम्प्लॉयमेंट आपको पुल करती है, किसी जगह में बेरोजगारी है, वो आपको, आप वहाँ पर जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे, ये पुश फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही है, बट फिर भी बता देता हूँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह का पुश फैक्टर है जो आपको धक्के मार के निकालेगा वहाँ से। पुअर लिविंग कंडीशन, जहाँ पर रहने की कंडीशन अच्छी नहीं, आप क्यों रहोगे, वहाँ से निकलोगे, तो पुश फैक्टर। अनप्लीजेंट क्लाइमेट, जहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, वो भी आपको धकेलेगा वहाँ से, यहाँ से निकलो, तो बेसिकली वो भी एक पुश फैक्टर है, ठीक है। जैसे कहीं पर एपिडेमिक बीमारी आ जाती है, वो भी पुश फैक्टर, वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। पॉलिटिकली कहीं पंगे चल रहे हैं, पॉलिटिकल टर्माइल हो, नेशनल डिजास्टर आ गया, नेचुरल वायर, ये सारे पुश फैक्टर हैं। पुल फैक्टर में सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, जैसे बेटर जॉब, कहीं पर पीस है, सिक्योरिटी अच्छी है, अच्छा क्लाइमेट है, तो ऐसी जगह में आप जाते हो, ये सारे पुल फैक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया माइग्रेशन वगैरह क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? अब ये क्वेश्चन कर लेना यार, अब क्वेश्चन ये करके बता दो, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बोला यार, चिल्ला चिल्ला के बोला था, कमेंट सेक्शन में बताओ डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। मैंने वो बताया था, वो पॉपुलेशन जो है, जो हमारी वर्किंग ग्रुप पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप अभी करोगे, ये तो सिंपल था भाई। ये भी बढ़ा दिया, विच पीरियड नोन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद 1951 से 81। सोचना भी नहीं पड़ेगा, ट्रेंड समझ आ गए, सोचना भी नहीं पड़ेगा, जहाँ पर पहले टाइम कंज्यूम करा है वहाँ पर अच्छे से अगर लगाया होगा। विच स्टेट हैव द मैक्सिमम मिनिमम लिटरेसी, ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, बट कुछ इसमें भी बेवकूफ़ी करके आए होंगे, बिहार केरला करके आए होंगे, बट ध्यान नहीं दिया होगा, केरला बिहार भी था। पूछा गया है पहले रिस्पेक्टिवली है ना, तो पहले देखो मैक्सिमम लिटरेसी रेट किसका है, देन मिनिमम बताना। तो मैक्सिमम केरला में था, देन मिनिमम बिहार में था, तो कहीं ने ये बड़ी गलती भी करी होगी, वो होती है सिली मिस्टेक। इसलिए आपको बोलता हूँ ना, एग्जाम में जाने से पहले ना कोई ना OMR बेस्ड टेस्ट दे के जाना, मॉक टेस्ट दे के जाना, इसलिए आपको बोलता हूँ, ठीक है, दे के जाना, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। क्योंकि ये जो आप गलतियां करते हो ना जल्दी में, जैसे सुपरवाइजर के एग्जाम में बहुत सारे बाद में मैसेजेस और कॉल्स आए थे, सर 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही रख गए, उसकी वजह से एक आधे नंबर से उनका भी वो कंफ्यूजन में चल रहे हैं टर्माइल में कि होगा कि नहीं होगा। ये गलती मत दोहराना, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना, कॉन्फिडेंस आएगा तो OMR शीट भरने में गलती नहीं होती है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या आता है, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, चिल्ला रहा हूँ यार कब से, ग्रोथ रेट कैसे निकलता है, बर्थ और डेथ के डिफरेंस से। आपका बर्थ रेट कितना है, उसमें से आपका डेथ रेट निकाल दो, तो आपका क्या निकलेगा, ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ मेल्स एंड फीमेल, ये तो नहीं होता, अर्बन रूरल का भी नहीं होता है। नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पर्सन, ये क्या होता है बेसिकली,
क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, क्रूड बर्थ रेट इसको बोलते हैं। देखो आप एग्जाम में एक चीज पढ़ के जाते हो, मुझे पता है आप सब एग्जाम में ये पढ़ के जाते हो सेंसस, बट आप डेमोग्राफी नहीं अच्छे से पढ़ के जाते। डेमोग्राफी पढ़ने का मतलब है ये बर्थ रेट क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल रिप्रोडक्शन रेट, ये सब चीज़ें आप नहीं पढ़ के जाते हो, तो इसकी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं। आज मैं आपको बेशक 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बट ये सारे करवा के ही भेजूंगा, ठीक है। तो अभी हम ये सारा करके फिर जाएंगे। सबसे पहले हम इन्हीं से स्टार्ट करते हैं, बर्थ वाले पंगे से, ठीक है। देखो एक आपने सुना होगा क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट मतलब क्या होता है, कितने बर्थ हुए। यूपीएससी के आईएएस के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया था। अब कुछ बच्चे बोलते हैं जेकेपीएससी की भी प्रिपरेशन करें, भाई देख लो, एसआई वाले भी देख लो, सभी देख लो, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रूड बर्थ रेट होता है कि कितने बर्थ हो रहे हैं पर 1000 पॉपुलेशन, पर 1000 में लड़के लड़कियां दोनों आते हैं। तो अगर सपोज करो 300 बच्चा बर्थ हो रहा है, 300 लाइव बर्थ हो रहे हैं पर 1000, तो उस बेसिस में हम क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। बट अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये सही है? नहीं है सही। क्यों नहीं सही है? क्योंकि क्रूड बर्थ रेट में हम तो टोटल पॉपुलेशन ले रहे हैं, भाई लड़के थोड़ी बच्चे को जन्म दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली वुमेन्स आर इंपॉर्टेंट इन दैट केस, ऑल्दो मेल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट वुमेन्स के रिस्पेक्टिव में हम इसको स्टडी करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हम स्टडी करते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट। कौन सा? जनरल फर्टिलिटी रेट में हम देखते हैं कि कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं। यहाँ पर भी हम लाइव बर्थ देख रहे हैं, बट हम पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन नहीं लेते, हम क्या लेते हैं? फीमेल पॉपुलेशन। कौन सी? फीमेल पॉपुलेशन। वही फीमेल पॉपुलेशन लेते हैं जो बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इंडिया में वो मान के चलते हैं 15 से लेकर 49, कई जगहों में 15 से 44 भी कंसिडर करते हैं। तो ये होती है फीमेल पॉपुलेशन जो किसी बच्चे को जन्म दे सकती है। तो बेसिकली उसको हम लेते हैं, दैट इज नोन एज जनरल फर्टिलिटी रेट। इतना समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रूड बर्थ रेट और जनरल फर्टिलिटी रेट को समझ आ गया। अब एक होता है एज स्पेसिफिक बर्थ रेट। क्या होता है एज स्पेसिफिक बर्थ रेट? देखो अब ये तो मैंने 15 से 49 में पूरे में ही देख लिया कि सारी फीमेल्स ले ली 15 से 49 के बीच में, और देख लिया कितने बर्थ ये दे रही हैं, दैट इज नोन एज जनरल फर्टिलिटी रेट। अगर मैं एज वाइज चेक करना शुरू करूँ, मतलब मैं ये चेक करूँ 15 से 20 साल की लड़कियां जो है उन्होंने कितने लाइव बर्थ दिए, फिर उसके बाद चेक करूँ 20 से 25 वाले ने कितने जन्म दिए, तो ये बेसिकली जो होता है ये होता है एज स्पेसिफिक। मतलब यहाँ पर मैं 15 से 20 एज वाली लड़कियां देख रहा हूँ कितने बच्चों को जन्म दे रही है, दैट इज नोन एज एज स्पेसिफिक बर्थ रेट। यहाँ पर मैं 20 से 25, तो इनको बोलते हैं एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, ठीक है। अब अगर ध्यान से सुनो, यहीं से बनता है टोटल फर्टिलिटी रेट, और आपको फर्क ही नहीं पता चलता कभी जनरल फर्टिलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ से कैलकुलेट कर, जो हमने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, मतलब हर एक एज का फर्टिलिटी रेट निकाला हुआ है ना, जैसे 15 से 20 का निकाला है, 20 से 25 का निकाला है, 25 से 30 का निकाला है, 30 से 35 का निकाला है, 35 से 40 का निकाला है, ठीक है, ऐसे सबका निकाला हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, सबका एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को ऐड करूंगा और इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं कितना एज ग्रुप ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 15 से 20 तक मतलब 5 एज ग्रुप, तो यहाँ से बनता है टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट सारे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को ऐड करके इंटरवल से मल्टीप्लाई करके निकलता है। बट जनरल फर्टिलिटी रेट का इससे कोई लेना देना नहीं होता, वो होता है कितने बर्थ हो रहे हैं डिवाइड बाय फीमेल पॉपुलेशन जो एक बच्चे को जन्म दे सकती है। क्लियर है? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक होता है इन्फेंट, एक तो फर्टिलिटी का मतलब होता है जन्म, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ। तो अगर आपको पूछे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मतलब कितनी डेथ हो रही है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। तो 1000 पॉपुलेशन में कितनी डेथ हो रही है, दैट इज नोन एज, सॉरी दिस इज नॉट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, इसको बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। क्या बोलते हैं? क्रूड डेथ रेट। मतलब कितनी डेथ्स हो रही है, कितनी डेथ्स हो रही है पर 1000 पॉपुलेशन, पर 1000 पॉपुलेशन। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, इसको बोलते हैं क्रूड डेथ रेट, ठीक है। इसके बाद आता है इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, ठीक है, छोटा बच्चा। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में मतलब बोला जाता है कि 1 साल से कम कितने बच्चों की डेथ हो रही है पर 1000 लाइव बर्थ। मतलब 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से 1 साल से कम वाले कितने बच्चों की डेथ होगी। कई बार ऐसा होता है बच्चों की डेथ हो जाती है लाइव बर्थ की, अगर सपोज का कुछ कंडीशन प्रॉपर नहीं हो, तो दैट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। एक चीज होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है ऑन एन एवरेज कितने साल एक इंसान जिंदा रहेगा, दैट इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में बताओ एट प्रेजेंट इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी चल रही है। थोड़ा आप भी काम मेहनत करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद डेथ में 3 चीजें होती है, क्रूड डेथ रेट बता दिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बता, एक होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जो एक फीमेल है जो बच्चे को जन्म दे रही है, सपोज करो उसने 1 लाख, मतलब 1 लाख लाइव बर्थ हुए, मतलब 1 लाख बच्चों को जन्म दिया, तो 1 लाख बच्चों का जन्म हुआ। 1 लाख बच्चों को जन्म देने वाली कितनी माताओं की डेथ हो जाती है, दैट इज नोन एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मतलब कितनी मैटरनल मतलब मदर, कितनी मदर्स की डेथ होती है पर लाख लाइव बर्थ। मतलब 1 लाख बच्चों का जन्म हुआ और उन 1 लाख बच्चों को जन्म देते हुए कितनी मदर्स की डेथ हुई, दैट इज नोन एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर याद रखना, एक में 1000 है, एक में 1 लाख है, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है।
अब एक और चीज़ आती है, एक होता है बेसिकली ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, ये दो चीज़ें देख लो खत्म कर देते हैं। एक होता है नेट रिप्रोडक्शन रेट, यहाँ पर भी अगर डिफिकल्ट करना होगा तो ये पूछेगा, ऑल्दो ये नहीं पूछेगा। देखो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट होता है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर बेसिकली वहाँ पर हम देख रहे थे टोटल फर्टिलिटी रेट हो, जनरल फर्टिलिटी, वहाँ पर हम देख रहे थे नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितने बच्चों के जन्म हो रहे हैं। हम बच्चों में लड़का लड़की नहीं कर रहे थे, ठीक है, पर फीमेल कितने बच्चों को जन्म दिया जिन्होंने, वो आ गया जनरल टोटल वगैरह, ठीक है। अब जनरल रिप्रोडक्शन रेट मतलब देखो ना, आप सपोज करो जन्म लेने वाले लड़के भी हैं, बट जन्म लेने वाली लड़कियां होंगी तो आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो वो तो ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बेसिकली जनरल रिप्रोडक्शन रेट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि कितनी डॉटर्स का जन्म हो रहा है, कितनी डॉटर्स का जन्म हो रहा है बाय वुमेन। तो बेसिकली नंबर ऑफ डॉटर्स जो हैं, कितनी बोर्न हो रही हैं एक मतलब वुमेन्स के द्वारा, मतलब जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज जो है वो कंप्लीट कर देता है 15 से 49 की एज में, तो जितनी भी वुमेन है वो कितनी लड़कियों को जन्म देती हैं, तो दैट इज नोन एज जनरल रिप्रोडक्शन रेट। मतलब वहाँ पर जस्ट नंबर ऑफ लाइव बर्थ था, यहाँ पे लाइव बर्थ ऑफ वुमेन की बात हो रही है, गर्ल की बात हो रही है, ठीक है। और नेट रिप्रोडक्शन रेट में हम अगर इसमें से मोर्टेलिटी को माइनस कर देते हैं, अब कुछ बच्चों की, तो यहाँ पर हमने मोर्टेलिटी नहीं लिया कि बच्चों की डेथ भी तो हो जाती है जो लड़कियों ने जन्म लिया, तो यहाँ पर अगर मोर्टेलिटी रेट को भी कंसिडर करें और फिर कैलकुलेट करें, दैट इज नॉट नेट। जैसे आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो ना, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट कर ली, बट उसमें से आप खर्चे डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो, तो तब आपका जीएनपी निकलता है, ठीक है, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, एनडीपी निकलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट तभी निकलता है जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो। तो यहाँ पर भी नेट निकालने के लिए मैंने बर्थ तो ले लिया, बट सपोज करो उस लड़कियों को जन्म देते हुए, गर्ल्स को जन्म देते हुए कईयों की डेथ होगी, कई गर्ल्स की डेथ होगी, जब मैं उसको माइनस करूंगा तब मेरा नेट रिप्रोडक्शन रेट निकलेगा। दिस इज क्लियर। इसके बाद कभी एग्जाम में गलती मत करना, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारे आपको कवर होने चाहिए। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया। अब 3-4 क्वेश्चन बचते हैं सिंपल से, वो भी खींच लेते हैं। सर बहुत लंबा लेक्चर हो गया, एक्सपेक्ट नहीं करा था डेमोग्राफी में इतना कुछ है पढ़ने वाला, ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं करोगे तभी तो यहाँ से समझ आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द स्मॉलेस्ट, यही मैं बता रहा था, ये आपका एग्जाम हुआ शायद पंचायत सेक्रेटरी का, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा, स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। बच्चों ने ढूंढा गोवा, गोवा 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 गोवा, गोवा था ही नहीं, ठीक है, ये हो गया। मोए मोए, वो देखिए ना ऐड, वही हो गया, मोए मोए हो गया। तो बेसिकली गोवा था ही नहीं, और सबको पता है स्मॉलेस्ट एरिया में गोवा है। देखो बेसिकली यार, अगर आपको देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़ पढ़ो तो 4-5 पढ़ लो। अगर आपको सबसे ज़्यादा एरिया वाइज कौन सी स्टेट है इंडिया की, राजस्थान है, ठीक है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे यूपी है, और पाँचवें नंबर पे गुजरात। अगर ये आपको आता होता ना, ये पहले 4 ही ऑप्शन दिए हुए थे इन्होंने, तो इन चारों में ही बताना था। लास्ट वाले कौन सा नंबर है, यूपी का, तो यूपी इसका आंसर है। पहले नंबर पे सीक्वेंस भी वही रखी है, सीक्वेंस में भी वहीं से क्वेश्चन उठाए, टेप दिया। राजस्थान सबसे ज्यादा है एरिया वाइज, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देन यूपी। तो इन चारों में से कम बताएंगे, अगर 4-5 पता होते तो काम बन जाना था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, पहले 4-5 पढ़ के चला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेंसस इन इंडिया। भाई ये भी पागल बन गए थे बच्चे कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है। इनमें से कौन सी चीज़ कलेक्ट नहीं करी गई थी जब सेंसस हुआ था 2011 का इंडिया में, तो कौन सी चीज़ कलेक्ट नहीं हुई थी? मैरिटल स्टेट। भाई मैरिटल स्टेटस तो ऑब्वियस है यार, वो होता ही है, ठीक है। कहीं भी जाओ जेंडर पूछ ही लेता है, ये पूछ ही लेता है कि अनमैरिड हो, मैरिड हो, तो ये मैरिटल स्टेटस तो आपको पूछा जाता है, ये आपको पता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी पूछी गई थी बेसिकली, ऑक्यूपेशन भी पूछी गई थी सेंसस में क्या क्या करा, बट सैलरी पर मंथ नहीं पूछा गया था। बेसिकली इनकम लेवल नहीं पूछा गया था, इनकम लेवल आपका कितना ये नहीं पूछा गया था। इसका आंसर ऑप्शन सी था, ठीक है। बेसिकली पूछा क्या गया था, जैसे सेक्स हो गया, एज होगी, रिलीजन हो गया, कास्ट होगी, लैंग्वेज हो गया, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, हाउस होल्ड अमेनिटीज वगैरह पूछा गया था, बट इनकम लेवल नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट सेंसस इंडिया का कब कंडक्ट हुआ था? सर ये सबको पता है यार, 2011 में होता, फेब 2011 में। इसमें तो कुछ सोचने वाले हैं आप, मुझे ना थोड़ा, ये आपकी मतलब एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी अपनी नॉलेज क्या होनी चाहिए। आप मुझे बताओ कि प्रेजेंट सेंसस जो है 2021 में होना चाहिए था, कोविड की वजह से आगे चला गया, अब क्या स्टेटस है, कब होना है, क्या चल रहा है, ठीक है, इसका बताना मुझे कुछ सर्च करके, अपनी नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। 2011 सेंसस के मुताबिक किस स्टेट की लीस्ट पॉपुलेशन थी इंडिया में? सर ऐसे क्वेश्चन क्यों डालते हो, हमें आ जाता है, तो भाई मुझे बताना है ना आपको, कि आपने पहले पढ़ा हुआ तो अब सारा आपको कवर है। तो कौन सी स्टेट, सॉरी स्टेट पूछा, देखा गलती हो जाती है, स्टेट पूछा भाई, यूटी नहीं पूछा। लीस्ट पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की थी? सर सिक्किम की थी, सिक्किम की थी स्टेट। अगर यूटी पूछता तो लक्षद्वीप की थी, ठीक है, तो सिक्किम इसका आंसर होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट 2011 सेंसस के मुताबिक विद रिगार्ड टू सेक्स रेशो द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन इंडिया। अब यहाँ पर 943 ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, तो क्लोज ऑप्शन जो था 940 था, 940 इज द करेक्ट आंसर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 940 43 में पंगा ही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011। भाई हम तो सोचेंगे भी नहीं, हमें केरला दिख गया, हम केरला लगा देंगे। चाहे लिटरेसी रेट हो, सेक्स रेशियो केरला की हाईएस्ट थी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। दिस इज क्लियर। 20 क्वेश्चन कहाँ गया, 20 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। देखो अब जो पटवारी और जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, 2 मिनट ध्यान से मेरी बात सुनना, उसके बाद टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। पटवारी के बच्चे 3 दिन के बाद आपका 5 अगस्त के फर्स्ट OMR बेस्ड फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ठीक है। कैसे इनरोल करना है, एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 4-5 दिन पहले वीडियो डालिए, 5-6 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको पता चल जाए किस तरह इनरोल करना है। डरना मत, इनरोल करने से चार्जेस नहीं है ज़्यादा, आपको सिर्फ टेस्ट करना। आपने क्या करना है, वहाँ पर इनरोल करना है और इनरोल करने के बाद OMR शीट डाउनलोड करनी है, उसका प्रिंट निकालना है। क्वेश्चन पेपर ऑन दैट डे आएगा, वहीं पर पड़ा रहेगा। 5 को नहीं दे सकते, 6 को दे देना, बट आई रिकमेंड 5 को ही दो, ठीक है। दूसरा 12 को है, 16 को है, और 3 टेस्ट OMR बेस्ड लगाओ और आपको पता चलेगा आपका लेवल कहाँ पर है। प्लस OMR शीट अच्छे से भरोगे, अच्छे से एग्जाम देने का। मॉक टेस्ट का मतलब है फील लाइक रियल एग्जाम। अगर मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता, मैं आपको बिल्कुल आपके एग्जाम जो है OMR बेस्ड पहले ही कंडक्ट करवाता। जब मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मैं ये काम करूंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ आपकी जॉब ही लग जाए, आप यहाँ पर घूमते मत रहो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको OMR बेस्ड कैसे देना है, फैन लगाना है, लाइट सा, ऐसे नहीं है AC में बैठ के टेस्ट दे रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और टाइम दे के बिल्कुल टाइम पे देना है। और जो जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे हैं, आपका मॉक टेस्ट पहला हो चुका है 1 अगस्त को। सर पहला हो चुका है, आप क्या फ़ायदा बताने का, भाई वहीं पर पड़ा है, कहीं नहीं गया है, वहीं तक पेपर तक वहीं पड़ा। अब नेक्स्ट आपका 7 तक है, 7 अगस्त को है, फिर 15 को, तो मतलब आपके पास अभी टाइम है। तो आप ये मॉक टेस्ट ले लो, वहीं पर जाके आपको पता चल जाएगा उस वीडियो में। awakeningclasses.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई ऐप नहीं है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, वहाँ से इनरोल कर लेना, आपको समझ आ जाएगा सारा। तो इसको टेस्ट का भी बेनिफिट उठाओ, OMR शीट का प्रिंट निकालो और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, आंसर किया ऑल्सो अपलोडेड, तो सारा आप टेस्ट देकर इसका बेनिफिट उठा सकते हो। और भी अगर कोई वीडियो है किस टॉपिक में आप पढ़ना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो को देखो, शेयर भी करो टूवर्ड्स अदर्स। और अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट रहेगा आपका हमारे लिए, और शेयर जितना आप हमें करते हो, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दिया करो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में डाला। PDF वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वहीं पर हम शेयर करते हैं, जो भी कब है क्लास, ये वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।